आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने 14 साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियों को चैलेंज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जूलियन असांज की। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? तारीख थी 5 अप्रैल 2010। एक खुफिया फौजी वीडियो इंटरनेट पर आती है और एकदम तहलका मचा देती है। और ये एक ऐसा तूफान था जो सच पूछें तो आज तक नहीं थमाए। ये अल्फाज ये उस लीक हुई वीडियो में सुने गए थे जिसका नाम था कोलैटरल मर्डर। इस वीडियो में था क्या? अमेरिकी फौजी बगदाद में 12 आम शहरियों को बेदर्दी से गोली मार रहे थे और उनमें रॉयटर्स के 2 सहाफ़ी भी शामिल थे। लेकिन ये वीडियो तो सिर्फ शुरुआत थी। असल कहानी तो कुछ और थी। इस वीडियो को लीक करने वाले शख्स के पास 7.5 लाख 750,000 खुफिया दस्तावेजात का एक पूरा खजाना था और वो उसे दुनिया के सामने लाने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये शख्स था कौन और उसने ये सब किया कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा और इस शख्स की कहानी को शुरू से समझना होगा। तो चलें जूलियन असांज के माजी को देखते हैं, जहां ये सारी कहानी एक नौजवान और इंतहाई ज़हीन हैकर के तौर पर शुरू हुई थी। असांज के शुरू के सालों से ही उसकी हैकिंग की सलाहियतें कमाल की थीं। 1991 में उसे नासा और पेंटागन को हैक करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन जब वो अदालत में पेश हुआ तो जज ने उसे जेल भेजने के बजाय उसकी ज़हीनत और तजस्सुस का जिक्र करते हुए नरमी बरती। शायद इसी फैसले ने हुकूमती राज़ों के बारे में उसके ख़यालात को और भी पक्का कर दिया। तो विकीलीक्स का आइडिया क्या था? सोचें, एक ऐसा विकिपीडिया जहां कोई भी लीक हुई दस्तावेजात डाल सके और उसे कोई सेंसर ना कर सके। इसे इस तरह बनाया गया था कि क्रिप्टोग्राफी और कानूनी दावपेच इस्तेमाल करके ऐसे राज शाया किए जाएं जिन्हें दुनिया की कोई हुकूमत दबा ना सके। और फिर आया साल 2010। ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल दिया। विकीलीक्स ने एक के बाद एक 3 ऐसी बड़ी लीक्स की जिन्होंने अमरीकी खारजा पॉलिसी का वो चेहरा दुनिया को दिखाया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इनमें से पहली थी अफगान जंगी डायरी। ये लीक आर्मी की एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट चेल्सी मैनिंग ने की थी और उसने जंग की वो हकीकत दिखाई जो सरकारी तौर पर बताई जाने वाली कहानी से ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती थी। इन दस्तावेज़ात से क्या कुछ सामने आया? एक तो ये कि टास्क फोर्स 373 नामी एक खुफिया अमेरिकी स्क्वाड था जो बगैर किसी मुकदमे के लोगों को मार रहा था। फिर ये कि आम शहरियों की हलाकतों को छुपाया जा रहा था। और सबसे चौंका देने वाली बात ये कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस तालिबान को फंड्स फराहम कर रही थी। अच्छा, उसके बाद आया इराक जंग के लॉग्स का नंबर। ये अमरीकी फौजी तारीख की सबसे बड़ी लीक थी और इसने इराक जंग की ऐसी हौलनाक तस्वीर पेश की जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। इन लॉग्स ने क्या बताया? यही कि अमरीकी फौजियों को हुक्म था कि इराकी जेलों में कैदियों पर होने वाले तशद्दुद को नज़रअंदाज कर दें। उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया कि 66,000 से ज़्यादा आम शहरी मारे गए, जो कि सरकारी तादाद से 15,000 ज़्यादा थे। यानी 6 साल तक जो कुछ बताया जा रहा था, ये दस्तावेजात उसके बिल्कुल उलट थीं। और फिर तीसरा और शायद सबसे बड़ा धमाका हुआ। इसका नाम था केबल गेट। इसने दुनिया भर की अमेरिकी एम्बेसीज की खुफिया बातचीत को सबके सामने लाकर रख दिया और बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इन केबल्स में क्या था? मतलब ऐसी ऐसी बातें थीं जैसे सऊदी बादशाह का अमेरिका से कहना कि ईरान पर बमबारी करो, या हिलेरी क्लिंटन का अपने सफारतकारों को हुक्म देना कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों के डीएनए और आंखों के स्कैन चोरी करें। और तो और जर्मन और फ्रांसीसी लीडर जो अवाम के सामने अमेरिकी पॉलिसियों की मुखालफत करते थे, वो खुफिया तौर पर उनकी हिमायत कर रहे थे। इससे अमेरिका को दुनिया भर में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब जाहिर है इसका रद्द अमल तो आना ही था और वो बहुत तेज़ और शदीद था। अमरीकी हुक्काम ने असांज को एक हाई टेक दहशतगर्द का नाम दे दिया और सिर्फ चंद घंटों में पेपैल, वीज़ा, अमेज़न, इन सब बड़ी कंपनियों ने विकीलीक्स की तमाम सर्विसेज बंद कर दी। एक तरह की माली नाकाबंदी शुरू हो गई। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है।
دنیا بھر سے دباؤ بڑھ رہا تھا اور گرفتاری سے بچنے کے لیے جولین اسانج نے لندن میں ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ لے لی۔ ذرا سوچیں، اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ سفارت خانے کے اندر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں قید تھا، جو پہلے خواتین کا باتھ روم ہوا کرتا تھا، اور باہر، کھڑکی کے ٹھیک باہر، 24 گھنٹے پولیس کا پہرا، لیزر مائکروفونز، ایک بہت بڑا نگرانی کا آپریشن چل رہا تھا جس پر ٹیکس دہندگان کے کروڑوں پاؤنڈ خرچ ہوئے۔ لیکن سفارت خانے کے اندر قید ہو کر بھی اسانج رکا نہیں۔ مارچ 2017 میں وکی لیکس نے ایک اور تہلکہ مچا دیا۔ اس کا نام تھا والٹ 7۔ یہ کوئی عام لیک نہیں تھی، یہ CIA کے اپنے ہیکنگ ٹولز کا پورا ذخیرہ تھا جو CIA کے اندر سے ہی لیک ہوا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ کہ CIA آپ کے سمارٹ ٹی وی کو ایک سننے والے آلے میں بدل سکتی ہے، واٹس ایپ اور سگنل جیسی انکرپٹڈ ایپس کو بھی ہیک کر سکتی ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا پروگرام بھی تھا جس کے ذریعے وہ حملے کر کے اس کا الزام روس پر ڈال سکتے تھے۔ اس لیک کے بعد تو CIA نے وکی لیکس کو باقاعدہ دشمن انٹیلیجنس سروس قرار دے دیا۔ اب ہم اس کہانی کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، اسانج کی ڈرامائی گرفتاری، جیل اور ایک لمبی قانونی جنگ۔ 10 اپریل 2019، 7 سال ایک کمرے میں گزارنے کے بعد ایکواڈور نے اسانج کی پناہ ختم کر دی اور برطانوی پولیس نے اسے سفارت خانے سے بالکل گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور سیدھا لنڈن کی ہائی سیکیورٹی بیلمارش جیل میں ڈال دیا۔ امریکہ میں اس پر جو الزامات تھے وہ بہت سنگین تھے۔ اسے جاسوسی ایکٹ کے تحت 175 سال تک کی قید کا سامنا تھا، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ اس قانون کو کسی پبلشر کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک لمبی قانونی جنگ شروع ہوئی جو سالوں تک چلتی رہی۔ کبھی برطانوی جج حوالگی روک دیتا، کبھی امریکہ اپیل جیت جاتا۔ آخر کار جون 2024 میں اسانج نے ایک پلی ڈیل پر اتفاق کر لیا، جس کے تحت اس نے ایک الزام میں اپنا قصور مانا اور بدلے میں اسے رہائی مل گئی۔ لیکن یہ کہانی اپنے پیچھے ایک بہت بڑا اور پریشان کن سوال چھوڑ گئی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جن اہلکاروں نے غیر قانونی احکامات دیے وہ آج پینشن لے کر آرام سے بیٹھیں، اور جس شخص نے ان کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھے وہ ایک مجرم بن کر باہر نکلا۔ تو امریکہ نے شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی کی کیا قیمت لگائی ہے؟